नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं एक समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण परवलय पथ पर गति किस प्रकार करता है, और जानते हैं अगर कण का प्रारंभिक वेग और विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बल का त्वरण किसी कोणीय स्थिति में होते हैं तो कण में प्रारंभिक दिशा के लंबवत y दिशा में जो विक्षेप है वो किन पैरामीटर पर निर्भर करता है। शुरू करते हैं। पैराबोलिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गति के केवल दो पथ रूप हो सकते हैं, एक सीधा सरल रेखा में और दूसरा एक वक्रीय परवलयाकार रूप लेते हुए। आज की इस लर्निंग वीडियो में जब कण के प्रारंभिक वेग के साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा कोई कोणीय अंतर रखती है तो पथ अपने मूल पथ से विचलित होता हुआ एक परवलयाकार पथ पर गति करता है। इसे बहुत विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं और परीक्षाओं में इस तरह के जो आंकिक प्रश्न आते हैं उन्हें भी अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। वहीं एक कण का पथ सीधा सरल रेखा में होगा जब वो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में जिसे समांतर सरल बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। जब कण स्थिर अवस्था में हो या कण की प्रारंभिक वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो धनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लग रहा है वो कण पर एक त्वरण पैदा करता है और समय के साथ त्वरण जो वेग में अंतर करता है उससे वेग का मान तो बदलता है लेकिन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहती है। और क्योंकि कोई कण सदैव ताक्षणिक वेग की दिशा में गति करता है तो कण प्रारंभिक वेग u की दिशा में सरल रेखा में गति करता हुआ v के रूप में मान बढ़ाता हुआ उसी सरल रेखा में विद्युत क्षेत्र के अनुदिश त्वरित गति करेगा। अगर यही धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में प्रारंभिक वेग रख रहा होता तो विद्युत बल के त्वरण से जो मंदन पैदा होता उससे उत्तरोत्तर उसका वेग कम होते हुए मंदन के साथ ये कण विद्युत क्षेत्र की अनुदिश सरल रेखा में ही गति करता जब तक कि इसका वेग शून्य नहीं हो जाता, और शून्य वेग पाने के बाद ये एक बार फिर त्वरित गति विद्युत क्षेत्र की दिशा में कर सकता था। तो चाहे एक कण विद्युत क्षेत्र के बलों से त्वरित हो या मंदित हो, यदि उसका प्रारंभिक वेग और त्वरण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो कण का पथ एक सरल रेखा के अनुदिश होगा। जब गतिमान आवेशित कण का प्रारंभिक वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोई कोणीय स्थितियां हो या कण एक असमरूप वक्रीय बल रेखाओं वाले विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा हो तो ऐसी स्थितियों में धनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश जो बल से त्वरण पैदा होता है वो त्वरण समय के साथ वेग में जो परिवर्तन करेगा उससे कण का वेग समय के साथ अपना मान और दिशा बदल लेगा। और ऐसा कण जो शुरू में लाल तीर की दिशा में प्रारंभिक वेग के अनुदिश गति कर रहा था वो कुछ समय t के पश्चात बदले हुए वेग v के अनुदिश इस काले तीर की दिशा में गति करने लगेगा। और ये जो नई गति की दिशा है वो ना विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है ना प्रारंभिक वेग के अनुदिश है, बल्कि वो यहाँ लाल रेखा में दिखाए गए विद्युत क्षेत्र और ये काले तीर के अनुदिश प्रारंभिक वेग के बीच में कोई एक पथ बना लेती है और इस तरह के गति पथ को हम परवलयाकार पथ कहते हैं। काले वक्र के अनुसार एक आवेशित कण की परवलयाकार गति को व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है जब आवेशित कण दो समांतर प्लेटों के ऊपर धन और ऋण आवेश देकर बनाए गए एक समरूप विद्युत क्षेत्र में जिसकी दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ है और सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मान एक समान है। ऐसे एक समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण अपने प्रारंभिक वेग जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है उसके साथ अगर प्रवेशित हो तो गति के दौरान उसका पथ इस काली वक्रीय रेखा के अनुसार एक परवलय की रचना करता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा कण के प्रारंभिक वेग के लंबवत है। यदि कण के प्रारंभिक वेग की दिशा को x अक्ष के अनुदिश लिया जावे और विद्युत क्षेत्र जो y दिशा में है उसे समझा जाए तो विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक x दिशा के अनुदिश नहीं होने के कारण इस कण पर x दिशा के अनुदिश कोई बल या त्वरण कार्य नहीं करेगा। तो कण की गति के दौरान x दिशा में उसका जो वेग प्रारंभ में था वो लगातार समय के साथ नियत बना रहेगा। वहीं y दिशा में भले ही कण का प्रारंभिक वेग नहीं हो लेकिन कण पर एक बल आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के कारण लगेगा और वो बल कण पे y दिशा में एक त्वरण Ay बनाएगा जो कण के विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान अनुपात के समानुपाती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इस समरूप विद्युत क्षेत्र में कण x दिशा में नियत वेग और y दिशा में नियत त्वरण के साथ जो यहाँ भूरी रेखा में समय के साथ नियत मान को दर्शा रहे हैं उसके अनुसार गति करता है तो उसका पथ x और y के बीच में एक परवलयाकार ज्यामिति बना देगा। यहाँ कण का x दिशा में एक प्रारंभिक वेग u है
और x दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई घटक नहीं होने के कारण x दिशा में कोई कण पर बल या त्वरण कार्य नहीं करेगा। गति के प्रथम समीकरण के अनुसार किसी समय t पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग के साथ त्वरण से उत्पन्न परिवर्तन के अनुसार होता है। क्योंकि x दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो हम पाएंगे कि x दिशा में कण का वेग, जैसा कि यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया गया है, वो समय के साथ x दिशा में विस्थापन होने के बावजूद भी नियत बना रहेगा। वहीं y दिशा में कण का कोई प्रारंभिक वेग नहीं है, लेकिन y दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण आवेश पर जो बल लग रहा है वो द्रव्यमान का भाग देने पर एक नियत मान का त्वरण y दिशा में बना रहा है। और ऐसी स्थिति में शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू हुआ कण y दिशा में समय के साथ सरल रेखीय बढ़ता हुआ एक वेग प्राप्त कर लेगा। और हम इस वेग को यहाँ इस लाल कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो समय के साथ निरंतर अपना मान पीली हाईलाइट के अनुसार इंक्रीज करेगा। और इस तरह से y दिशा में वेग के घटक का मान बढ़ने से और x दिशा में वेग के नियत रहने से परिणामी वेग जो बीच में भूरी वक्र से हम दिखा रहे हैं वो अपना मान और दिशा बदलता है। और क्योंकि किसी गतिमान कण का विस्थापन ताक्षणिक वेग के अनुदिश होता है, प्रारंभिक वेग के कारण कण जो x दिशा में गति शुरू करता है वो जैसे जैसे परिणामी वेग x से कोणीय विचलन बनाता है, y दिशा में वेग का मान बढ़ने से ये विचलन का मान बढ़ता है, तो कण का पथ x से y की ओर विचलित होता हुआ एक परवलयाकार पथ यहाँ काली हाईलाइट में दिखाए अनुसार बना लेता है। यहाँ दो समांतर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र केवल y दिशा में है। विद्युत क्षेत्र का x के अनुदिश कोई घटक नहीं होने के कारण आवेशित कण पर x दिशा में कोई बल या त्वरण नहीं होने से x दिशा में जो कण का वेग है वो प्रारंभिक वेग के अनुसार नियत रहेगा। और ऐसी स्थिति में त्वरण नहीं होने के कारण समय के साथ त्वरण का कोई विस्थापन घटक नहीं बनेगा और केवल प्रारंभिक वेग x दिशा में समय के साथ एक सरल रेखीय रूप से बढ़ता हुआ x विस्थापन, जैसा यहाँ लाल वक्र में समय के साथ दिखाया हुआ है एक सरल रेखा के रूप में, या यहाँ चित्र में हम समय बढ़ने पर ये नीला तीर लगातार अपना जो विस्थापन है वो x दिशा में एक समान दर से वेग के साथ इंक्रीज करेगा। वहीं y दिशा में भले ही कण का कोई प्रारंभिक वेग का घटक नहीं हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल y दिशा में लग रहा है वो एक नियत मान का त्वरण जो समय के साथ नियत रहता है वो बनाता है। और इस त्वरण के कारण y दिशा में समय के साथ लगातार वेग का घटक बढ़ता है। और भले ही प्रारंभिक वेग नहीं है, लेकिन त्वरण जो वेग बना रहा है वो समय के साथ y दिशा में जो विस्थापन बनाता है वो विस्थापन समय के वर्ग अनुपात में इंक्रीज होता है। और अगर यहाँ बराबर समय अंतराल के 3 समय क्षण देखें तो वो x दिशा में तो विस्थापन एक समान बनाते हैं, लेकिन y दिशा में विस्थापन समय के वर्ग अनुपात में अगर एकांक समय में 1 इकाई है तो 2 एकांक समय में 4 इकाई और 3 एकांक समय में 9 इकाई होता हुआ दिखता है। यहाँ हम इस समय t को x विस्थापन और x दिशा में वेग के अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि x = ut या t = x/u लिखा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि y दिशा का विस्थापन x दिशा के विस्थापन के वर्ग अनुपात में हो गया है, अर्थात अगर x 2 गुना होगा तो y विस्थापन 4 गुना और x अगर 3 गुना हुआ है तो y विस्थापन 9 गुना हो रहा है। और इस तरह का y is proportional to x², जहां x के वर्ग अनुपात में y का परिवर्तन है, उस तरह के पथ को पैराबोलिक या परवलयाकार पथ कहते हैं। तो यहाँ जैसा काली वक्र में दिखाया गया है, आवेशित कण उत्तरोत्तर y दिशा में अधिक विस्थापन बनाता हुआ x² के अनुपात में y का मान रखता हुआ पथ जो बनाता है उसे हम परवलयाकार गति कहते हैं। यहाँ दो समांतर प्लेटों के बीच में निर्मित समरूप विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण की प्रारंभिक वेग लंबवत होने के कारण काले वक्र के अनुसार परवलयाकार पथ कण के वेग, त्वरण और x और y दिशा में विस्थापन का समय के साथ व्यवहार वक्रीय रूप में और सरल रेखीय रूप में यहाँ प्रदर्शित है। और गणितीय सूत्रों का भी सार यहाँ नीचे प्रदर्शित है। अगर कण की प्रारंभिक गति को x दिशा में और विद्युत क्षेत्र की दिशा को y दिशा में मान लेते हैं तो कण का x दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र घटक नहीं होने के कारण x दिशा में कोई त्वरण नहीं है। और x दिशा में जो कण का प्रारंभिक वेग है वो समय की हर स्थितियों में नियत बना रहता है, जैसा कि यहाँ भूरे वक्र में दिखाया हुआ है, या यहाँ ux वेग जो नियत है वो काले तीरों से दिखाया हुआ है। वहीं इस कण का y दिशा में कोई प्रारंभिक वेग नहीं है, लेकिन y दिशा में विद्युत क्षेत्र के बल के कारण द्रव्यमान m पर कण एक समान y दिशा में त्वरण अनुभव करता है। और ये जो भूरी रेखा में दिखाया गया नियत त्वरण है वो कण के y दिशा के वेग को समय के साथ एक समान दर से बढ़ाता है। शुरू में कोई y दिशा में वेग नहीं है, लेकिन समय के साथ y दिशा में लगातार वेग बढ़ता है। फलस्वरूप जो परिणामी वेग है x और y घटकों का सदिश योग
वो भूरे वक्र के अनुसार अपना मान और x के साथ कोणीय स्थिति बदलता है। फलस्वरूप ये जो कण है वो तात्कालीन या ताक्षणिक वेग के अनुसार भूरी रेखा के द्वारा प्रदर्शित वेग के अनुसार अपना पथ और पथ पर गति का मान निर्धारित करता है। x दिशा में बिना त्वरण के नियत वेग के कारण जो विस्थापन है वो समय के साथ एक समान दर से बढ़ता है। वहीं y दिशा में भले ही प्रारंभिक वेग नहीं है, लेकिन त्वरण जो लगातार समय के साथ बढ़ता हुआ रेखीय वेग बनाता है वो वेग समय के साथ एक वर्ग अनुपात में विस्थापन बनाता है और y दिशा का जो विस्थापन है उसे हम x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समय t को x बटा u अगर हम लिख देते हैं तो हम पाते हैं कि y x के वर्ग अनुपात में होता है। अर्थात अगर x दिशा में विस्थापन दुगुना किया जाता है तो y दिशा में विस्थापन 4 गुना यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। y और x के बीच में ये जो गणितीय संबंध है वो एक परवलयाकार समीकरण है। ये काली रेखा उस परवलयाकार आलेख को प्रदर्शित कर रही है और यहाँ समय के साथ y और x का ये जो वितरण है, x एक समान रूप से बढ़ता है और y वर्ग अनुपात में बढ़ता है, वो एक परवलयाकार संरचना को स्पष्ट करता है। इन आंकिक प्रश्नों का अभ्यास हमारी विषय समझ को परीक्षा उपयोगी बना देगा। एक कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश ऋणात्मक प्रवृत्ति के साथ q अमाउंट का है, वो दो आवेशित प्लेटों के मध्य बने हुए इस समरूप विद्युत क्षेत्र जो -y दिशा में है उसमें जब प्रवेशित करता है तो ऋण आवेश पे +y दिशा में बल अनुभव होता है। इसका प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में vx मान का है और विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच में ये जो लंबाई है वो कैपिटल L है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वोल्ट पर मीटर यहाँ सभी जगहों पर एक समान बनी रहती है। तो हमें सिद्ध करना है ये आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में L लंबाई को पार करके जब बाहर निकलता है तो इसका मूल पथ से लंबवत y दिशा में जो विक्षेपण है वो QEL² डिवाइडेड बाई 2mv² है, जहाँ Q कण का आवेश, E यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, L विद्युत क्षेत्र का प्रारंभिक वेग की दिशा में प्रसार, M कण का वेग और Vx कण का x दिशा में प्रारंभिक वेग है। हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक x दिशा में नहीं होने के कारण कण का जो x दिशा में वेग है Vx वो नियत रहेगा और ऐसी स्थिति में जो x दिशा का विस्थापन है वो एक समय का रेखीय फलन होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण लंबाई L है तो L लंबाई को पार करने में जो समय t लगेगा वो L और Vx का अनुपात हो जाएगा। जितने समय तक विद्युत क्षेत्र में कण की गति x दिशा में चलती है और जब t समय L/Vx के बाद ये विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलता है तो लगातार y दिशा में जो विद्युत क्षेत्र आवेशित कण पे बल और बल से जो त्वरण बना रहा है वो त्वरण y दिशा में वेग को बढ़ाता है, उससे परिणामी वेग y दिशा की तरफ अधिक विचलित होता है और कण y दिशा में वेग के घटक के कारण y दिशा में समय के साथ विस्थापन बनाता है और वो हाफ at² में जब त्वरण की जगह हम बल और द्रव्यमान का अनुपात लिख देते हैं तो ये समय के साथ वर्ग अनुपात में हो जाता है। और लगातार जब x दिशा में हम विस्थापित होते हैं तो समय और x दिशा में विस्थापन समानुपाती है, तो हम समय को x/Vx अगर लिखें तो हम पाते हैं कि कण का y दिशा में विचलन x दिशा में विस्थापन के वर्ग अनुपात में है और y x² के समानुपाती संबंध को हम प्रवलयाकार संबंध कहते हैं। यहाँ सीमांत स्थितियों पे जब हम पूरा विद्युत क्षेत्र L लंबाई का पार करते हैं तो यहाँ x की जगह अगर हम कैपिटल L रख दें तो कण का y दिशा में जो विस्थापन या विचलन है उसको कण के आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की x दिशा में लंबाई, कण के द्रव्यमान और कण का x दिशा में प्रारंभिक वेग के साथ ये स्वरूप में हम व्यक्त कर सकते हैं QEL²/2mv²। हाफ mv² को हम कण की गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो mv² कण की गतिज ऊर्जा का 2 गुना हो गया और 2mv² की जगह हम कण की 4 गुना गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं। तो यही y विस्थापन को हम कण की गतिज ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और कोई कण यहाँ इस समरूप विद्युत क्षेत्र में y दिशा में विचलन होने के लिए जब प्रवेशित होता है तो वो प्रवेश से पहले अगर गतिज ऊर्जा किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र के त्वरण में त्वरित होकर पाता है तो अगर q आवेश v विभवांतर में त्वरित होता है तो कण की गतिज ऊर्जा को हम q × v कह सकते हैं। और ये q एक समान है, ये आपस में अगर अंश और हर में काट दिए जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में L लंबाई पर चलने में अगर एक नियत विभव के साथ अलग अलग कण प्रवेशित होते हैं तो उनका y दिशा में जो विस्थापन है वो चाहे कण का द्रव्यमान और आवेश कुछ भी क्यों ना हो एक समान रहता है। वहीं अगर कण एक समान गतिज ऊर्जा के साथ अलग अलग आवेश और द्रव्यमान के एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक समान दूरी तय करते हैं तो उनका जो y दिशा में विस्थापन है एक समान गतिज ऊर्जा के साथ वो उनके आवेशमान के समानुपाती होगा। वहीं अगर अलग अलग आवेश और द्रव्यमान के कण एक समान वेग के साथ इस लंबवत विद्युत क्षेत्र में
L लंबाई तक चलते हैं तो उनका y दिशा में जो विस्थापन है वो उनके विशिष्ट आवेश के समानुपाती होगा। जिस कण का आवेश अधिक है, द्रव्यमान कम है, आवेश और द्रव्यमान अनुपात अधिक है, वो y दिशा में अधिक विचलित होगा, क्योंकि कम द्रव्यमान के कारण और अधिक आवेश के कारण उसका y दिशा में त्वरण अधिक विचलन पैदा कर देगा। सभी आवेशित कणों में इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात सर्वाधिक है, तो ऐसी गतियों के दौरान जो विद्युत क्षेत्र की लंबवत प्रवेशित कण की विद्युत क्षेत्र की रेखा में होती है वो इलेक्ट्रॉन की विचलन सर्वाधिक होगा। सभी आवेशित कणों में इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान विशिष्ट आवेश जिसे हम कहते हैं सर्वाधिक है, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। अतः ऐसी स्थितियों में लंबवत प्रवेशित कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगा। यहाँ समतल आवेशित प्लेटों के बीच में बने हुए समरूप विद्युत क्षेत्र में 3 कणों के पथ 1, 2 और 3 प्रदर्शित हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक समान वेग से इस लंबवत विद्युत क्षेत्र में प्रवेशित होते हैं तो हमें तय करना है कि यहाँ प्लेटों पर आवेश की प्रकृति या यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है और ये जो 3 पथ बने हैं उसमें कौन सा पथ किस कण का है। एक समान वेग से लंबवत विद्युत क्षेत्र में प्रवेशित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समान धनावेश की प्रकृति रखते हैं और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण प्रकृति का है। यहाँ तीनों कण के जो विचलन मध्य रेखा या प्रारंभिक वेग की दिशा से y या विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप देखते हैं तो 2 विचलन 1 और 2 एक तरफ है और तीसरा विचलन दूसरी तरफ है और यहाँ 2 कण धनावेशित प्रकृति के हैं, तो ये निश्चित रूप से धनावेश का विचलन है और एक धनावेश स्वयं को विद्युत क्षेत्र की दिशा में विचलित करता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र नीचे की समतल प्लेट से ऊपर की समतल प्लेट की तरफ है, तो निश्चित रूप से नीचे की समतल प्लेट धनावेशित और ऊपर की आवेशित प्लेट ऋण प्रकार की है और यहाँ एक समरूप विद्युत क्षेत्र में धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विचलित हुआ है। यहाँ हम ये भी पाते हैं कि जो 3 नंबर कण है उसके विचलन की मात्रा समान x दिशा में विस्थापन के अनुरूप अधिक है, जो ये स्पष्ट बता रही है कि समान x समान विद्युत क्षेत्र और समान प्रारंभिक वेग के लिए y दिशा में जो विचलन होता है विद्युत क्षेत्र के अनुदेश वो विशिष्ट आवेश के अनुसार होता है और इन तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे कम द्रव्यमान का आवेशित कण है। फलतः इसका विशिष्ट आवेश अधिक होने के कारण विचलन की मात्रा भी अधिक है। तो ये जो 3 नंबर का पथ है वो इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के आवेश एक समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होने से प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश अधिक है। तो ये जो 1 नंबर वक्र है वो प्रोटॉन का है, 2 नंबर वक्र अधिक द्रव्यमान वाले और कम Q/m वाले न्यूट्रॉन का है। यहाँ इस चित्र में 3 धनावेशित कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा एक समान प्रारंभिक वेग से एक लंबवत समरूप विद्युत क्षेत्र में जब प्रवेशित होते हैं तो उनके पथ केवल 2 रूप, एक लाल रंग का और 2 काले रंग का बनते हैं। अर्थात इन तीनों में से 2 कण किसी एक पथ पे एक साथ आ गए हैं। हमें कणों के पथों के बारे में निर्धारण करना है कि कौन सा कण किस पथ पर है। हमें मालूम है एक कण जिसका प्रारंभिक वेग y दिशा में नहीं है लेकिन y दिशा में एक समरूप विद्युत क्षेत्र में बल QE से द्रव्यमान m पर जो त्वरण आता है वो समय के साथ y दिशा में एक विस्थापन समय के वर्ग अनुपात में बनाता है और x विस्थापन अगर u प्रारंभिक वेग के साथ किया जाए तो समय को हम x और u के अनुपात के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो हम पाते हैं कि कण y इज प्रोपोर्शनल टू x² एक परवलयाकार रूप बनाता हुआ चित्रानुसार विचलन करता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कणों के प्रारंभिक वेग और विद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक वेग की दिशा में विस्थापन की मात्रा अगर एक समान हो तो y दिशा में जो विचलन है वो कण के विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती है। और अगर तीनों अध्ययन के कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा के बारे में आवेश द्रव्यमान अनुपात देखें तो प्रोटॉन पे 1 प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक आवेश और 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई मान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन में 1 प्रोटॉन का आवेश है और 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 2 इकाई द्रव्यमान है। वहीं अल्फा में 2 प्रोटॉन का 2 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आवेश और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का 4 नाभिकीय कणों का द्रव्यमान 4 इकाई है। अगर इस अनुपात को देखें तो ये 1:2:1/2 है। 2 को अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 2:1:1 है। अर्थात यहाँ न्यूट्रॉन और अल्फा दोनों का विशिष्ट आवेश Q और m का अनुपात एक समान होने के कारण ये दोनों न्यूट्रॉन और अल्फा एक ही पथ पर गति करेंगे और ये जो Q/m है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के Q/m से कम है। प्रोटॉन कम द्रव्यमान का आवेशित कण है और न्यूट्रॉन उतने ही आवेश लेकिन दुगने द्रव्यमान का कण है। तो न्यूट्रॉन का y दिशा में विचलन अल्फा की भांति कम है और प्रोटॉन का विचलन अधिक है। तो 1 नंबर पथ प्रोटॉन का है और 2 नंबर पथ पे न्यूट्रॉन और अल्फा एक साथ आएंगे।
बनेंगे अगर अलग अलग आवेश द्रव्यमान के कण एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान दूरी एक समान वेग से तय करें तो उनका y दिशा में विचलन आवेश और द्रव्यमान अनुपात के समानुपाती होगा। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा का ये जो विचलन है वो 2:1:1 ये बता रहा है कि प्रोटॉन जिसका Q/m अधिक है वो अधिक विचलन के साथ 1 नंबर पथ पे होगा और न्यूट्रॉन और अल्फा कम विचलन वाले इस 2 नंबर पथ पे एक साथ होंगे। वहीं अगर ये तीनों कण इस लंबवत विद्युत क्षेत्र में एक समान गतिज ऊर्जा के साथ प्रवेशित हो, mv² गतिज ऊर्जा का 2 गुना है तो 2 mv² की जगह हम 4 गुना गतिज ऊर्जा लिख दें। सभी कण एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान प्रारंभिक वेग की दिशा में दूरी तय कर रहे हैं और एक समान अगर गतिज ऊर्जा से प्रवेशित हुए हैं तो उनका y दिशा में विचलन उनके आवेश के समानुपाती होगा। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का आवेश एक समान कम है तो उनका विचलन तो कम 2 नंबर वक्र पे एक साथ होगा। और अल्फा जो अधिक आवेश का है उसका विचलन अधिक मात्रा में 1 नंबर लाल पथ पे हो जाएगा। तो यहाँ एक समान गतिज ऊर्जा से अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा एक समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रवेशित होकर एक समान दूरी तय करेंगे तो अधिक आवेश का अल्फा अधिक विचलित और एक समान आवेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ 2 नंबर पथ पर होंगे। अगर अलग अलग आवेश के कणों ने ये जो गतिज ऊर्जा है वो पूर्व में किसी विभवांतर में त्वरित होकर पाई है, अगर आवेशित कणों का त्वरित विभवांतर एक समान हो और वो एक लंबवत समरूप विद्युत क्षेत्र में एक समान दूरी तय करेंगे तो उनका y दिशा में विचलन ये q अंश और हर में एक समान आने से जब कट जाएगा तो नियत रहेगा। अतः प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा एक समान त्वरित विभवांतर से त्वरित होकर इस लंबवत विद्युत क्षेत्र में जब प्रवेशित होंगे तो वो तीनों एक ही पथ पे एक समान विचलित होंगे। विचलन की मात्रा इस सूत्र के अनुसार होगी लेकिन वो आवेश की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगी। अगर कण अधिक त्वरित विभवांतर अधिक गतिज ऊर्जा या अधिक प्रारंभिक वेग के साथ होगा प्रवेशित तो y दिशा में विचलन कम होगा। अगर वो प्रारंभिक वेग की दिशा में अधिक दूरी तक चलेगा तो उसका विस्थापन दूरी के वर्ग के समानुपाती परवलयाकार स्वरूप रखेगा और मजबूत विद्युत क्षेत्र उसे अधिक विचलित करेगा। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो की मदद से समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण परवलयाकार गति किस प्रकार करता है उसके वक्रीय स्वरूप और बीजगणितीय जो संबंध है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और परीक्षाओं में जो विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं उन्हें भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी भौतिकी विषय की समझ पैनी बनेगी, सभी प्रकार के कंफ्यूजन्स दूर होंगे और परीक्षाओं में प्रश्न हल करने में पर्याप्त सफलताएं प्राप्त होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ और आप सभी का हमारी इन वीडियोस को देखने और इनकी सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।